आज हम देखेंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका पार्ट 3। इससे पहले हमने इसी टॉपिक पे 2 और वीडियोस बनाए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आप उनको पहले देख लीजिए। प्लेलिस्ट में जाकर आप फाइंड कर सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके 2 पहले पार्ट्स फाइंड कर सकते हैं। तो सैलिएंट फीचर्स के बारे में हम बात कर रहे थे। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी उसको कम्प्लीटली कवर करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी हम एक नज़र में देख रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब करना चाहें कुछ ब्रॉड पार्ट्स में, तो किन टॉपिक्स को, किन फीचर्स को हम कवर करेंगे और उनके द्वारा हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनको हम एक बार देख रहे हैं। तो उसमें एक फीचर आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है? तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है, इंडिया में सबसे पहले ये समझते हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये है कि प्रेजेंटली एवरी सिटीजन who is not less than 18 years of age has a right to vote without any discrimination of caste, race, religion, sex, literacy, wealth, etc. मतलब प्रेजेंटली इंडिया में कोई भी सिटीजन जिसकी एज 18 साल से ऊपर है, उसके पास वोटिंग राइट्स है। और ये हर 18 साल के उम्र के ऊपर व्यक्ति के पास हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे वो किसी रिलीजन को बिलोंग करता है। एज लॉन्ग एज ही इज सिटीजन ऑफ इंडिया, ही इज एंटाइटल्ड टू वोट। तो ये है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब हम इसके बारे में जानते हैं और डिटेल में। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बेसिकली जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस होते हैं, उनमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंडिया में प्रोवाइडेड है। मतलब जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, आप देखते होंगे कि लोग वोट करने कब जाते हैं, जब लोकसभा का इलेक्शन होता है या फिर उनकी विधानसभा का इलेक्शन होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है, तब लोग वोट करने जाते हैं। और इन्हीं दोनों इलेक्शंस में ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज प्रोवाइड किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वॉज ऑलवेज ऑन द एजेंडा ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो अगर आपको ये देखकर बहुत ऐसा लगता है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, कॉमन सी चीज़ है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे, इससे पहले की वीडियोस भी अगर आप देखेंगे और अगर आपको थोड़ा भी इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में आइडिया हो, तो आपको पता चलेगा कि वोटिंग राइट इतना कॉमन नहीं था, या दुनिया में भी जो वोटिंग का कॉन्सेप्ट है कि सबको वोट करने का अधिकार होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही नया है। इवन वोटिंग राइट्स जो थे पहले, इवन 1935 तक भी बहुत कम लोगों को प्रोवाइडेड थे, और इट वाज मोस्टली ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी राइट्स, या फिर किसके पास कितना ज़्यादा प्रॉपर्टी है या कितना एजुकेशन है, लिटरेसी है, इस बेसिस से प्रोवाइड किया गया था, वो भी बहुत ही कम पॉपुलेशन को। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज काफ़ी नया आइडिया था, और इंडिया जैसी नई डेमोक्रेसी में इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करना एक बहुत बड़ा स्टेप था, क्योंकि उस समय ना इंडिया में लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा थी। तो इंडिया की जनता के ऊपर जो विश्वास भारत के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने किया था, वो बहुत ही लाजवाब था कि इस तरीके का एक्सपेरिमेंट भी भारत में सक्सेसफुल हो सकता है, और वो लगातार अभी तक सक्सेसफुल रहा है। अब देखते हैं कि इसके इतिहास क्या है, और ये बहुत ही पुराने समय से चल रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल अगर 1895 की बात करें, या फिर मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928, इन सब ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की थी। मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ऐसी चीज़ थी जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की इंपॉर्टेंट डिमांड्स में से एक थी। और जब इंडिया आज़ाद हुआ, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उस डिमांड को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी, और 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के द्वारा एक चेंज हुआ कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, वहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में 21 ईयर्स के ऊपर के लोगों के पास वोटिंग राइट था। लेकिन 1947 के बाद, लगभग 40 वर्षों के बाद, लगभग 1988 में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, और वहाँ पर इस वोटिंग जो एज थी वो 18 ईयर्स कर दी गई, मतलब 3 साल घटा दी गई। अब दूसरी चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, सिंगल सिटीजनशिप।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इंडिया में सिर्फ एक सिटीजनशिप है। देयर इज़ ओनली नेशनल सिटीजनशिप इन इंडिया, नॉट स्टेट सिटीजनशिप। अगर आप यूपी के सिटीजन हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके पास यूपी की कोई सिटीजनशिप होगी, या फिर अगर आप हिमाचल प्रदेश के सिटीजन हैं तो आपके पास हिमाचल प्रदेश की सिटीजनशिप नहीं होती है। इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं उनके पास सिर्फ एक सिटीजनशिप है, वो है इंडियन सिटीजनशिप। लेकिन ये सारी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। अगर यूएसए में बात की जाए तो वहाँ पे सारे सिटीजन के पास दो सिटीजनशिप होती हैं। उनके पास नेशनल नेशनल सिटीजनशिप भी होती है और उनके पास स्टेट सिटीजनशिप भी होती है, और दोनों सिटीजनशिप के अकॉर्डिंगली उनके पास राइट्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि एवरी सिटीजन इन इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट दे एंजॉय द सेम पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स ऑल ओवर द कंट्री। तो आप किसी भी स्टेट को बिलोंग करते हो, आपके पास सिटीजनशिप जो राइट्स हैं वो ऑल ओवर द कंट्री सेम होंगे। और इंडिया के कंट्री में सिंगल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट का जो बेसिक पर्पस था कि एक तरीके से इंडिया, क्योंकि एक 1947 में पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन के बाद इंडिया बना था और आज़ाद हुआ था, तो उस समय यूनिटी बहुत इम्पॉर्टेंट थी, इंटीग्रिटी बहुत इम्पॉर्टेंट थी, और एक मतलब नेशनलिज्म की फीलिंग, इस चीज़ को डेवलप करना सिटीजन्स के अंदर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो इसलिए सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप इंट्रोड्यूस की गई। अब एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है इंडिया में, अगर आप देखेंगे इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं। इंडिपेंडेंट बॉडीज़ का मतलब क्या है? जैसे इलेक्शन कमीशन हो गई, ये इलेक्शन कमीशन का काम क्या है कि फ्री और फेयर इलेक्शंस कराना। इंडिया जैसे डेमोक्रेसी जहाँ पर इलेक्शन इतने इंपॉर्टेंट हैं, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इलेक्शंस, डेमोक्रेसी की स्टेबिलिटी इस बात पे ही डिपेंड करती है कि कितने फ्री और फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ जो डेमोक्रेसी से जिन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन वो बहुत दिन तक डेमोक्रेसी नहीं रह पाई, क्योंकि वहाँ पर बेसिक कुछ एक कारणों में से ये भी था कि वहाँ पर इलेक्शंस बहुत ही फेयर तरीके से नहीं हो पाए। लेकिन इंडिया में अभी तक डेमोक्रेसी सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपना काम काफ़ी हद तक अच्छी तरीके से कर रहा है, और इलेक्शंस रेगुलरली और फेयर निष्पक्ष तरीके से कराए जाते हैं। CAG, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा UPSC है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और स्टेट PSC है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि एग्जामिनेशंस कंडक्ट करते हैं ऑल इंडिया सर्विस के लिए। जैसे आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसको कौन कंडक्ट करता है? UPSC। ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे IAS, IPS, IFS, IAS, IPS और IFS मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, 3 ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, और सेंट्रल सर्विसेज हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज हैं। इन सब को UPSC और स्टेट PSC कंडक्ट करता है। अब इंडिपेंडेंस ऑफ दीज बॉडीज़, अब इलेक्शन कमीशन अगर फ्री और फेयर इलेक्शंस करा पा रहा है, इसके पीछे जिम्मेदार ये भी जिम्मेदार है कि ये बॉडीज़ जो हैं वो इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं। अगर ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेंगी तो काफ़ी हद तक चांसेस है कि जो रूलिंग पार्टी है वो इलेक्शन कमीशन को मैनिपुलेट कर सकता है। इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत ज़्यादा एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बनाया, जिसकी वजह से इन बॉडीज़ की इंडिपेंडेंस मेंटेन रहे। इनकी इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है थ्रू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। जैसे इनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इनकी सिक्योरिटी करता है कि टेन्योर की सिक्योरिटी का मतलब जॉब एक बार जो ज्वाइन करते हैं फिर कितने समय तक ये अपने जॉब में निरंतर रहेंगे, ये डिसाइड कॉन्स्टिट्यूशन करता है। ऐसा नहीं कि सरकार इन्हें हटा सकती है। फिक्स बहुत ही मुश्किल है इन्हें हटाना। फिक्स सर्विस कंडीशंस, देन एक्सपेंसेस इनके जो हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चार्ज किए जाते हैं, जो कि इसकी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करता है। इन सारे टॉपिक्स को हम और डिटेल में लेंगे कि व्हाट इज़ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और इसका क्या मतलब है कि एक्सपेंसेस बीइंग चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, क्योंकि ये टर्म्स जो हैं इनको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, और यहाँ पर एक्सप्लेन करने से बेटर है कि हम इसको जब आगे पढ़ेंगे तो और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। 3 टायर गवर्नमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। 3 टायर गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि इंडिया में इस समय 3 टायर गवर्नमेंट है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, और लोकल गवर्नमेंट्स हैं। थर्ड टायर है लोकल गवर्नमेंट्स। लेकिन थर्ड टायर जो है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से 2 टायर्स थे, सेंटर एंड स्टेट्स। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसने
जो 1992 में इंट्रोड्यूस हुआ था, इसने थर्ड टायर को ऐड किया था, लोकल गवर्नमेंट को। रूरल में पंचायत्स रूरल लोकल गवर्नमेंट हुई थी, और म्यूनिसपैलिटीज़ जो थी वो अर्बन लोकल गवर्नमेंट हुई थी। देन emergency provisions are provided in the constitution for extraordinary situations। emergency provisions जो हैं वो भी इंडियन, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स समझ में आते हैं। और ये किस लिए प्रोवाइड किए गए हैं? इमरजेंसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन जैसे वॉर हो गया, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया कोई, या आर्म्ड रिबेलियन इंडिया के अंदर ही हो गया, सरकार को गिराने के लिए इंडिया के कुछ ही फैक्शंस ग्रुप्स आर्म्ड रिबेलियन कर दिया उन्होंने, तो उसके लिए इमरजेंसी प्रोविजन है कि सरकार इमरजेंसी बोर्ड पे जाकर इन सिचुएशंस को हैंडल कर सकती है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजंस हैं या डेमोक्रेसी के जो प्रोविजंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, डिस्कशन और उसके बाद होते हैं। लेकिन इमरजेंसी में आपको क्विक रिस्पॉन्स, क्विक रिएक्शन चाहिए होता है, क्विक डिसीजन मेकिंग चाहिए होता है। तो उन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए सरकार ने ये कुछ प्रोविजंस दी हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस, टू सेफगार्ड द यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। अब 3 टाइप की इमरजेंसीज हैं। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी है, जो कि वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस पे लगाई जा सकती है। आर्टिकल 356 या 365, इन दोनों में स्टेट इमरजेंसी है, प्रेसिडेंट रूल, किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। सेंटर वहाँ पर गवर्नमेंट को हटाकर, वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को हटाकर वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है। देन आर्टिकल 360, अगर कोई फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी आ जाए जिसको हैंडल करने की ज़रूरत है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोविजन है। ड्यूरिंग इमरजेंसी क्या होता है कि फेडरल स्ट्रक्चर वो कन्वर्टेड हो जाता है यूनिटरी वन में। इसका मतलब क्या है कि अब सेंटर सुप्रीम पावरफुल हो जाता है और स्टेट्स उनके टोटल कंट्रोल में आ जाते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है, यूनिटरी बन जाता है टेम्पररी टाइम के लिए, जब तक इमरजेंसी रहती है। तो ये हुआ, हमने देखा सैलिएंट फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी सीरीज चल रही है, जिसकी आप प्लेलिस्ट में जाकर बाकी वीडियोस को देख सकते हैं और एक क्रम से देखिएगा, तब आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपके इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए, जो ये पीडीएफ है रिवीजन के लिए, तो आप इस वेबसाइट में विजिट करके फाइंड कर सकते हैं, www.dhammaofupsc.com। यहाँ पर हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स भी अवेलेबल कराए हैं, ताकि आप अपनी तैयारी को और अच्छे ढंग से कर सकें। देन आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं UPSC धम्मा @UPI, UPSC धम्मा @कोटक। इन दोनों में आप कोई भी नॉमिनल पेमेंट करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हम अपना काम और अच्छे से और मोटिवेट होकर करते रहें। देन लाइक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो, विल मीट नेक्स्ट टाइम, बाय।